रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पैदाइशी नकाइस यानी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़। पैदाइशी नकाइस जो हैं ये हमारे पास मॉड्यूल 8.4 सेकेंड ईयर CMW का टॉपिक है। इसमें हम सबसे पहले इसकी बात करेंगे कि कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ होती क्या हैं। पैदाइशी नकाइस जो हैं दरअसल औज़ियाती या जिस्मानी साख्त के नकाइस हैं, यानी ये जो जिस्मानी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती हैं जो कि पैदाइश पर भी हो सकती हैं या पैदाइश से पहले भी रोनुमा हो सकती हैं, और जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें ये नुक्स मौजूद होता है। अच्छा, ये जो नुकाइस हैं किस वजह से हो सकते हैं? अफजाइश में कमी की वजह से हो सकते हैं, किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं, वरासत से मिल सकते हैं, या फिर किसी चोट का नतीजा हो सकते हैं। बाज़ औक़ात इन्हें पैदाइशी ऐब यानी बर्थ डिफेक्ट भी बोलते हैं। अच्छा, पैदाइशी नकाइस की हमारे पास इकसाम हैं। तो सबसे पहले किसी जिस्मानी उज़्व की बनावट में ख़राबी जिसे माल फॉर्मेशन भी बोला जाता है। उसके बाद हमारे पास अफजाइश के तसलसल में रुकावट जिसे डिसरप्शन भी बोला जाता है। फिर हमारे पास है बदहीती या बदनुमाई जिसे डिफॉर्मेशन बोला जाता है। उसके बाद है खुलियात की गैर मामूली नमू यानी डिस्प्लेजिया। तो ये हमारे पास 4 तरह के नुकाइस हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जिस्मानी उज़्व की बनावट में ख़राबी। अच्छा, जिस्मानी उज़्व की बनावट में ख़राबी किस वजह से हो सकती है? ये जिस्मानी साख्त के नकाइस हैं जो कि इब्तिदाई में फ़िटस की अफजाइश में ख़राबी की वजह से रुनमा होते हैं। इनके 2 दर्जात होते हैं। अच्छा, एक होता है मामूली नकाइस और एक होता है अहम नकाइस। अच्छा, मामूली नकाइस के लिए हमें किसी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी मामूली नकाइस जैसे कि एक उंगली या एक अंगूठा ज़्यादा होना जिसे पॉलीडेक्टली भी बोलते हैं, यानी इसमें किसी बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती और न ही बच्चे की ज़ाहिरी शक्ल सूरत में कोई ख़ास असर पड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं अहम नकाइस की। तो अहम नकाइस के लिए जो है बच्चे को हॉस्पिटल में दाखिल करवाना पड़ सकता है और सर्जरी की रिक्वायरमेंट भी पड़ सकती है। तो ये हमारे पास आते हैं माल फॉर्मेशन में, यानी एक मामूली नकाइस और एक अहम नकाइस। मामूली नकाइस जैसे कि पॉलीडेक्टली हो गया, किसी बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अहम नकाइस के अंदर हमें हॉस्पिटल में दाखिल करवाना पड़ सकता है और ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। उज़्व की बनावट में नुकाइस की वजूहात और उनकी रोकथाम, यानी जो पैदाइशी नुकाइस हैं उनकी क्या वजूहात हैं और कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी रोकथाम मुमकिन है। तो पहले हम वजूहात को पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं। 4 किस्म हो सकते हैं, 4 इकसाम हो सकती हैं ये नुकाइस की। सबसे पहले क्रोमोसोम्स और जीन के अंदर ख़राबियाँ या नुकाइस हो सकते हैं। उसके अलावा फ़िटस को नुकसान पहुँचाने वाले कुछ अवामिल होते हैं जिनकी वजह से ये नुकाइस मौजूद हो सकते हैं। अच्छा, बेक वक्त कई अवामिल एक साथ हो सकते हैं या कुछ टाइम ऐसा होता है कि ना मालूम वजूहात की बिना पर होने वाले नकाइस भी मौजूद होते हैं। तो हम सबको जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हमारे पास ग़िज़ा और विटामिन आते हैं। इनके अंदर हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है फॉलिक एसिड का। फॉलिक एसिड खाने से जो पैदाइशी नकाइस हैं ये बहुत कम हो सकते हैं। हमल ठहरने से पहले ही जो औरत है उसे 1 महीना पहले ही फॉलिक एसिड खाना शुरू कर देना चाहिए और हमल के 16 हफ्तों तक खाते रहना चाहिए। फॉलिक एसिड खाने से जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होते हैं उनके ख़तरात कम हो जाते हैं, यानी जैसे कि स्पाइना बाइफिडा होने के ख़तरात कम हो सकते हैं और एनेन्सेफेली जो है इसके ख़तरात कम होते हैं। तो फॉलिक एसिड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको अपनी ग़िज़ा में लिया जाए तो पैदाइशी नकाइस जो है वो बहुत कम हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मल्टीविटामिन जो है अगर इसकी नॉर्मल खुराक खाई जाए तो चेहरे के कटाव जैसे कटा हुआ होंठ, कटा हुआ तालू वगैरह इसके इम्कानात कम हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास कैल्शियम आता है और कैल्शियम की रोज़ाना 2000 मिलीग्राम जो है मिकदार खाने से माँ का ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है और हमल के दौरान पेचीदगियों का इम्कान भी कम हो जाता है। उसके बाद हमारे पास कुछ जड़ी बूटियाँ होती हैं, कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ जिनकी वजह से अगर उनको प्रेगनेंसी में यूज़ किया जाए तो वो बेबी पर उसके बुरे असरात हो सकते हैं। जैसा कि कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दी हुई हैं। हमारे पास है गोल्डन सील एक ऐसी जड़ी बूटी अगर इसको प्रेगनेंसी में यूज़ किया जाए तो जिसकी वजह से इसकात अमल यानी अबॉर्शन हो सकती है। उसके अलावा हमारे पास है कोल्ड फीड्स जिसे जंगली अदरक भी बोला जाता है। इसको खांसी से आराम के लिए यूज़ किया जाता है। और उसके अलावा हमारे पास आता है ग्राउंड सिल जो है एक पीले फूलों का एक पौधा है जो कि खून की नालियों को सिकुड़कर खून को रोकता है और उसके अलावा ये लेग्जेटिव यानी कब्ज़ कुशा भी है। और उसके बाद हमारे पास आता है रेगवर्ट भी पौधा है जिसमें पीले फूलों के गुच्छे लगे होते हैं और ये पौधा आँखों की सूजिश यानी इन्फ्लेमेशन अगर हो गई हो, कैंसर हो गया हो यानी अल्सर हो गया हो, जोड़ों का कोई दर्द हो गया हो, जोड़ों
औरतों के दर्द को आराम देने के लिए इस्तेमाल होता है। ये वामिल क्या करते हैं, फिटस के पेट में जो है पानी जमा होने का बायस बनते हैं। इसको फिटल एसाइटिस कहते हैं। जिगर को बड़ा कर देते हैं जिसे हिपेटोमेगेली बोला जाता है, और मुर्दा बच्चे की पैदाइश का बायस भी बन सकते हैं। उसके अलावा कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जिनको प्रेगनेंसी में यूज़ करने से वो टेराटोजन के जो हैं असरात दिखा रही होती हैं। यानी बहुत सी अदवात जो हैं वो टेराटोजन होती हैं, जैसा कि वारफरीन है। वारफरीन जो है इसको प्रेगनेंसी में यूज़ करने से जो बेबी है उसके नाक के नुकाइस और उसके ढांचे के नुकाइस जो हैं वो हो सकते हैं। उसके अलावा एंटी कन्वल्सेंट अद्वियात हैं। एंटी कन्वल्सेंट जैसे कि डायज़ेपाम हो गया। इससे क्या होता है, इससे कटा हुआ होंठ, कटा हुआ तालू, दिल की पैदाइशी बीमारियाँ, मरकज़ी एसाबी निज़ाम यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर प्रॉब्लम, या फिर स्केलेटल सिस्टम के अंदर जो है वो मसाइल हो सकते हैं। अच्छा, कुछ इन्फेक्शन होते हैं जिनकी वजह से जो है फिटस के अंदर नुकाइस हो सकते हैं, जैसे कि रुबेला है, सिफिलिस है, खसरा है। खसरे के बायस क्या होता है, ये खसरे के बायस जो बच्चा है उसका सर छोटा रह जाता है। ऐसी कंडीशन को माइक्रोसेफेली कहते हैं। आंखों में नुक्स हो सकता है। हाथों पैरों की जो है नाकिस नमू हो सकती है जिसकी बिना पे वो अधूरे या छोटे रह जाते हैं। ऐसी कंडीशन को जो है हाइपोप्लास्टिक लिम्स कहते हैं। अच्छा, जिन औरतों को ये इन्फेक्शन यानी जो खसरा है ये हमल के 20 हफ्तों से पहले हो, इनमें 2% तो इसकाते हमल हो सकता है, और अगर हमल के अवाखिर में इन्फेक्शन हो तो बच्चे को इन्फेक्शन और मुर्दा बच्चे की पैदाइश हो सकती है। उसके अलावा हमारे पास आता है साइटोमेगेलो वायरस। तो साइटोमेगेलो वायरस जो है ये वायरस अमूमन बचपन में जिस्म में दाखिल होता है और ज़्यादातर लोगों में मामूली बीमारी की वजह बनता है, लेकिन बाज़ औक़ात बहुत शदीद इन्फेक्शन कर सकता है, जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया। अगर हामला औरत को ये वायरस किसी छोटे बच्चे से मुंतकिल हो जाए तो 10% नौमौलूद बच्चे को ये इन्फेक्शन होगा, जिसमें इसका सर छोटा रह जाएगा यानी माइक्रोसेफेली हो जाएगा। बहरापन होता है, जिगर पर ज़ख़म के निशान होते हैं जिसे लिवर सिरोसिस बोलते हैं। एनीमिया हो सकता है, नमूनिया हो सकता है, और ज़हनी माजूरी हो सकती है साइटोमेगेलो वायरस की वजह से। उसके अलावा हमारे पास लिस्टेरिया है, और ये एक बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन है जो कि नरम पनीर और समुद्री जानवरों के कच्चे गोश्त में पाया जाता है। ये जो है इसकाते अमल करवा सकता है, मुर्दा बच्चे की पैदाइश का बायस बन सकता है, इसलिए हमल के दौरान ये चीज़ें खाने से परहेज़ करनी चाहिए। इसके अलावा HIV है। तो ये तमाम इन्फेक्शन जो हैं वो बच्चे की नमू या बच्चे के अंदर नुक्स का बायस बन सकते हैं। ये तमाम इन्फेक्शन जो हैं ये बच्चे के अंदर नुक्स का बायस बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ फ़रहत बख्श अदवियात हैं जो कि टेराटोजन के तौर पे मानी जाती हैं, जैसे कि कैफ़ीन है, अल्कोहल है, कोकेन है, चर्स बंग है, हेरोइन है, पेट्रोल सूंघना, हमल के दौरान सिगरेट या फिर हुक्का पीना, या फिर माँ को कोई ऐसी बीमारी हो जैसे कि ज़ियाबितीस यानी डायबिटीज़ मिलाइटिस है, या फिर फिनाइल कीटोन यूरिया है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर यानी जो बेबी है उसके अंदर एबनॉर्मलिटी हो सकती हैं। फिनाइल कीटोनूरिया को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमारी बॉडी के अंदर एक अमाइनो एसिड होता है जिसका नाम है फिनाइल एलानिन। अब ये जो फिनाइल एलानिन है ये एक एंजाइम है जिसको फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज कहते हैं। इसकी हेल्प से ये दूसरे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है जिसको कहते हैं टायरोसिन। टायरोसिन भी हमारे पास एक अमाइनो एसिड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। टायरोसिन का क्या फंक्शन होता है, ये मेलानिन को प्रोड्यूस करता है जो कि हमारी स्किन को कलर देता है, यानी स्किन पिगमेंटेशन का काम करवा रहा होता है। एड्रेनलिन हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहा होता है, डोपामिन हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहा होता है, थायराइड हार्मोन के फंक्शन को रेगुलेट कर रहा होता है। अच्छा, ये फिनाइल कीटोनूरिया के अंदर क्या होता है, ये जो एंजाइम है इस एंजाइम के अंदर ख़राबी आ जाती है। जब भी फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के अंदर ख़राबी आएगी तो फिनाइल एलानिन जो है ये टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकेगा। तो यानी इस एंजाइम की ख़राबी के नतीजे में क्या होगा, बच्चे को जो है वो ज़हनी माजूरी हो सकती है, जिसे माइक्रोसेफेली हो सकती है, बच्चे की नशोनुमा रुक सकती है, दिल की तकलीफ़ हो सकती हैं, बच्चे को झटके दौरे आ सकते हैं, उल्टियाँ आ सकती हैं। यानी अब जाहिर सी बात है स्किन पिगमेंटेशन नहीं हो पाएगी क्योंकि ये हमारे पास अमाइनो एसिड नहीं बन सकता, जिसकी वजह से जो बच्चा है उसकी जिल्द और बालों का रंग जो है वो डीपिगमेंटेशन हो सकता है, यानी सफ़ेद हो सकता है, आंखें नीली हो सकती हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं फिनाइल कीटोनूरिया के अंदर हो सकती हैं। उसके बाद हमारे पास क्रोमोसोम्स के नुकाइस आते हैं, यानी लोनिया के नुकाइस आते हैं। तो क्रोमोसोम के नुकाइस को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो किसको बोलते हैं। हमारी बॉडी जो है वो एक सेल से मिलकर बनती है और सेल के अंदर मौजूद होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम जो हैं वो DNA से मिलकर बनते हैं।
यानी सबसे पहले क्या होता है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम जो है वो डीएनए से मिलकर बन रहे होते हैं। और टोटल जो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर हम पेयर की बात करें यानी जोड़े की बात करें तो 23 जोड़े होंगे और टोटल नंबर जो होंगे वो 46 क्रोमोसोम्स होंगे। तो अब क्रोमोसोमल डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, सम टाइम एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है या फिर सम टाइम एक क्रोमोसोम कम होता है, यानी टोटल 46 होने चाहिए, सम टाइम 45 क्रोमोसोम्स होते हैं बॉडी में, या फिर सम टाइम 47 नंबर होते हैं हमारे पास क्रोमोसोम के। अब होता क्या है हमारे पास टोटल पेयर जो होते हैं, यानी टोटल जो क्रोमोसोम के जोड़े होते हैं वो 23 होते हैं। तो वो जो शुरू के 22 जोड़े होंगे क्रोमोसोम के उनको हम ऑटोसोम बोलते हैं, और वो जो लास्ट वाला यानी 23rd जो होगा पेयर उसको हम बोलेंगे एलोसोम। लेट्स सपोज कि हमारे पास अगर क्रोमोसोम की डायग्राम है यानी एक कैरियोटाइप है, तो इसके अंदर देखेंगे शुरू से जो 1 से लेकर 22 तक यानी 1 से लेकर 22 तक जो पेयर हैं हमारे पास क्रोमोसोम के, इनको ऑटोसोम बोलेंगे। यानी 1 से लेकर 22 पेयर जो होंगे वो हमारे पास ऑटोसोम कहलाएंगे, और ये जो लास्ट पेयर होगा हमारे पास यानी 23rd पेयर जो होगा हमारे पास क्रोमोसोम का, ये एलोसोम कहलाएगा। और ये जो लास्ट यानी 23rd पेयर है हमारे पास क्रोमोसोम का, ये डिटर्मिनेंट करता है कि मेल बेबी होगा या फीमेल। यानी अगर ये XX होगा तो ये हमारे पास फीमेल बेबी होगा, और अगर ये XY होगा तो ये हमारे पास मेल बेबी होगा। अब हम क्रोमोसोम के नुकाइस की बात करते हैं। क्रोमोसोम के जो नुकाइस हैं वो किसी भी उम्र में जो मदर है उसके बच्चे के अंदर ये हो सकते हैं, यानी किसी भी उम्र की माँ के बच्चे में हो सकती हैं। लेकिन अगर माँ की उम्र जितनी ज़्यादा होगी तो उनमें क्रोमोसोम के नुकाइस के इम्कानात इतने ही ज़्यादा होंगे। मिसाल के तौर पे अगर माँ है उसकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है तो इसके इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्रोमोसोम की नुकाइस के कुछ मिसालें हैं जो कि ये हैं, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम की। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी का क्या मतलब है, इसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर 21 है, तो क्रोमोसोम नंबर 21 की एक एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है। अगर हम इसको डायग्राम की हेल्प से देखें तो क्रोमोसोम नंबर 1 से लेकर क्रोमोसोम नंबर 20 तक बिल्कुल ठीक है, और 22, 23 भी ठीक है। लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर 21 है इसके अंदर जो है एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है, यानी इसके अंदर हमारे पास टोटल 46 होने चाहिए क्रोमोसोम, और डाउन सिंड्रोम के अंदर जो है हमारे पास 47 हो जाते हैं। अच्छा, जो डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट हैं उनके अंदर क्या होगा, उनकी जो आंखें हैं वो तिरछी होंगी, छोटा नाक होगा, मोटी और खुरदरी ज़बान होगी उनकी। अच्छा, उनके जो इज़लात हैं, मसल्स हैं वो ढीले पड़े होंगे यानी हाइपोटोनिया होगा। ऐसे पेशेंट के दिल और आंतों में भी नुकाइस हो सकते हैं। इन्हें मामूली या फिर दरमियानी जहनी माजूरी भी हो सकती है। इसके अलावा छोटा सर होगा, और जो उनका ऑक्सीपुट है वो चिपटा होगा। और इनमें दूसरी तिब्बी तकलीफ भी हो सकती हैं, जैसा कि कान के अंदर बार बार इन्फेक्शन होना, निज़ाम तनफ़ुस का बार बार इन्फेक्शन होना, नज़र के मसाइल होना, सुनने में मुश्किलात होना और छोटा कदो-क़दामत। तो ये तमाम के तमाम डाउन सिंड्रोम में होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जो है ये मर्दों में होता है, यानी 6000 मर्दों में किसी एक मर्द को ऐसा होता है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के अंदर भी ट्राइसोमी हो जाती है, यानी नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो हैं उनमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की यानी एक कॉपी डबल हो जाती है। यानी टोटल हमारे पास 46 होने चाहिए, तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के अंदर भी हमारे पास नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम 47 हो जाते हैं। हम क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम को इस डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में होता क्या है, क्योंकि हमने पढ़ा था 1 से लेकर 22 तक जो हमारे पास क्रोमोसोम हैं इन्हें हम जो है ऑटोसोम कहते हैं। यानी 1 से लेकर 22 तक जो क्रोमोसोम्स के पेयर हैं इन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं, और जो 23rd नंबर पे आता है वो हमारा एलोसोम कहलाता है। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के अंदर प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, 23rd नंबर वाले क्रोमोसोम के अंदर। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या होगा, क्योंकि ये मेल के अंदर होता है तो इसके अंदर हमारे पास X की एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है। यानी क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होगा, डबल XY होगा। XXY हमारे पास क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के अंदर देखने को नज़र आता है।
नॉर्मल में क्या होना चाहिए, एक एक्स और एक वाई होना चाहिए, तब ये मेल होता है। यानी डबल एक्स होंगे तो फीमेल बेबी होगा, एक एक्स और एक वाई होगा तो ये मेल बेबी होगा। लेकिन क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक एक्स और एक वाई के बजाय होता है क्या है, डबल एक्स और एक वाई होता है। तो इस कंडीशन में होता है क्या हमारे पास, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के अंदर होता है क्या है, जो वो मर्द है उनके अंदर जिनसी ख्वाहिशात कम हो जाती है, सीमन है उसकी मिकदार कम हो जाती है, जिस्म और चेहरे पर जो बाल हैं वो कम हो जाते हैं, कमज़ोरी होती है। अच्छा, ऐसे पेशेंट के अंदर थकन बहुत ज़्यादा होती है, अक्सर एनीमिया भी होगा, उनमें जो टेस्टिस हैं उनका साइज़ बहुत छोटा होता है। अच्छा, ऐसे पेशेंट के अंदर जो है बलूगत पर यानी प्यूबर्टी पर छातियाँ जो हैं वो बड़ी हो जाती हैं। ऐसी कंडीशन को गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। और उसके अलावा बलूगत के आगाज़ पर ही टेस्टोस्टेरोन जो है यानी जो मर्दाना हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन को देकर इस बीमारी को जो है कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, जो पेशेंट क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम से मुतासिर होगा वो जो है वो मर्द बच्चा पैदा करने की सलाहियत से महरूम होते हैं। अब हम बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम की। टर्नर सिंड्रोम जो है ये फीमेल में पाया जाता है और इसके अंदर क्या होता है, मोनोसोमी वाली कंडीशन होती है, यानी नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो हैं ये 45 हो जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम टर्नर सिंड्रोम में 45 हो जाते हैं। वैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर नॉर्मल कितने क्रोमोसोम हैं, 46 हैं, लेकिन जो पेशेंट टर्नर सिंड्रोम से मुतासरा होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम 46 के बजाय 45 होते हैं। हम इस डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर होता है क्या, 1 से लेकर 22 तक जो हमारे पास क्रोमोसोम थे हमने उन्हें ऑटोसोम बोला था, और जो हमारे पास 23rd पेयर था उसे एलोसोम कहते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम के अंदर जो डिफेक्ट आता है वो 23rd पेयर पे आता है, यानी वो जो 23rd है ये हमारे पास एलोसोम कहलाता है, और ये शो करता है कि मेल बेबी होगा या फीमेल, यानी एक्स होगा तो फीमेल बेबी होगा, XY होगा तो मेल बेबी होगा। तो जो टर्नर सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं उनमें डबल एक्स के बजाय सिर्फ सिंगल एक्स होता है, यानी एक ही एक्स होगा, डबल एक्स नहीं होंगे। तो इसके अंदर यानी हमारे पास एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा। टोटल हमारे पास 46 होने चाहिए, लेकिन टर्नर सिंड्रोम के जो पेशेंट हैं उनके अंदर हमारे पास 45 क्रोमोसोम होते हैं। अच्छा, जो टर्नर सिंड्रोम से मुतासरा बच्ची होगी उसका कद छोटा होगा, उसकी गर्दन पतली और चिपटी होगी, सीना चौड़ा होगा, और उनकी जो ओवरीज़ हैं उनकी सही से अफजाइश नहीं होती है, जिसके नतीजे में प्यूबर्टी जब होती है यानी बलूगत होती है तो उसमें तब्दीलियाँ नहीं आती, और ये लड़कियां जो हैं वो बच्चा पैदा करने की सलाहियत से भी महरूम रहती हैं। इन बच्चियों में माहवारी और छाती की अफजाइश के लिए अक्सर हार्मोन इस्तेमाल किए जाते हैं टर्नर सिंड्रोम से मुतासरा बच्चियों के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है जीन मोरसा के नुकाइस। अच्छा, जो जीन के नुकाइस है वो हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट नुकाइस भी हो सकते हैं और ऑटोसोमल रेसेसिव नुकाइस भी हो सकते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट नुकाइस में हमारे पास आता है मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम क्या है, हमारे जिस्म के टिश्यूज़ का एक अहम जुज़ है जिसे फिब्रिलिन कहते हैं, और जो कि एक प्रोटीन है। तो ये उस प्रोटीन के बनने, खारिज होने या फिर इस्तेमाल होने में नुक्स होने की नतीजे में मार्फन सिंड्रोम हो जाता है। इसकी निशानियाँ और अलामात बहुत सी हैं, जैसा कि दिल और खून की नालियों पर, स्केलेटल सिस्टम यानी इस्तखानी निज़ाम पर, आँखों पर। लेकिन मार्फन सिंड्रोम की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक पेचीदगी जो है वो एओर्टा की अंदरूनी दीवार में चीरा यानी टेर आना। एओर्टा क्या है, हमारे जिस्म की सबसे बड़ी शरीयान है, यानी सबसे बड़ी आर्टरी है जिसे एओर्टा कहते हैं, और उसकी अंदरूनी दीवार में चीरा आने की हालत को एओर्टिक डाइसेक्शन कहते हैं। तो मार्फन सिंड्रोम के नतीजे में होता है क्या है कि जो एओर्टा है उसकी अंदरूनी दीवार, उसमें चीरा आने की वजह से अचानक मौत भी वाक़या हो सकती है। उसके बाद हमारे पास आता है पॉलीडेक्टली। अच्छा, पॉलीडेक्टली भी एक पैदाइशी नुक्स है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें हाथों और पैरों की उंगलियों या अंगूठों की तादाद जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, यानी नॉर्मल 5 होनी चाहिए तो इसमें एक एक्स्ट्रा उंगली हो सकती है या फिर एक एक्स्ट्रा अंगूठा हो सकता है। अच्छा, कभी कभार जो है ये एक मामूली और गैर वाजिया उंगली या अंगूठा हो सकता है, लेकिन समटाइम जो है एक पूरी उंगली या पूरा अंगूठा जो है वो जाहिद हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, यानी पॉलीडेक्टली में। उसके बाद हमारे पास आता है ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर सनडक्टली। सनडक्टली के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हाथ या पैर की 2 या 2 से ज़्यादा उंगलियां जो होंगी वो आपस में जुड़ी हुई होंगी, ऐसी कंडीशन को सनडक्टली कहते हैं।
या तो उंगलियां आपस में जुड़ी हुई होंगी या फिर उनके दरमियान में कोई झिल्ली यानी मेम्ब्रेन मौजूद होगी, जैसा कि बत्तख के पाँव में मौजूद होती है। तो संडक्टिली के अंदर जो है या उंगलियां जुड़ी हुई होंगी या फिर उनके दरमियान में कोई झिल्ली या मेम्ब्रेन मौजूद होगी। उसके बाद हमारे पास आता है फैली पैदाइशी नुकाइस, यानी इसके अंदर क्या है, फ्रजाइल एग सिंड्रोम। ये एक मौरूसी जहनी माजूरी होती है और ये जो है लड़कियों की निस्बत लड़कों को ज़्यादा मुतासर करती है। इसके अंदर जो मुतासरा पेशेंट होते हैं उनके टेस्टिस बड़े साइज़ के होंगे, यानी जो खुशियाँ हैं वो बड़े साइज़ के होंगे। चेहरे के खदुखाल भी गैर मामूली होते हैं, उन्हें झटके दौरे पड़ रहे होते हैं और इनके रवैयों के अंदर भी मसाइल हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑटोसोमल रेसेसिव है। तो ऑटोसोमल रेसेसिव नुकाइस के अंदर हमारे पास आता है ग्लैक्टोसीमिया। ग्लैक्टोसीमिया जो है ये एक मौरूसी बीमारी है। इसमें जो है इंसान का जिस्म ग्लैक्टोज को इस्तेमाल करने की सलाहियत नहीं रखता। ग्लैक्टोसीमिया का क्या मतलब है, खून में ग्लैक्टोज की मौजूदगी। ग्लैक्टोज क्या है, ग्लैक्टोज दरअसल ग़िज़ा में मौजूद एक शक्कर की एक किस्म है, यानी शुगर की एक किस्म है जो कि बुनियादी तौर पे दूध की बनी हुई चीज़ों में मौजूद होता है और जिस्म में भी पैदा होता है। दूध में एक शुगर जिसे लैक्टोज कहते हैं वो मौजूद होता है और जिस्म में लैक्टोज टूट कर दो किस्म की शुगर बनाता है, एक ग्लूकोज और दूसरा ग्लैक्टोज। जो ग्लूकोज होती है वो तो तवानाई के लिए इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन ग्लैक्टोज जो है उसको तोड़ फोड़ के लिए एक एंजाइम यानी एक कीमियाई मादे की ज़रूरत पड़ती है। और जो ग्लैक्टोसीमिया के पेशेंट होते हैं उनके अंदर ये एंजाइम जो है इसकी कमी होगी या फिर ये एंजाइम सिरे से ही मौजूद नहीं होता। आमतौर पर पैदाइश पर तो बच्चे में कोई इलामत मौजूद नहीं होती है ग्लैक्टोसीमिया में, लेकिन फिर यरकान, इसहाल यानी डायरिया, उल्टियाँ जल्द ही शुरू हो जाती हैं और बच्चे के वज़न में इजाफा नहीं होता। अगर इसकी फौरी तौर पर तशख़ीस ना हो सके तो फिर इससे जिगर की बीमारी, आँखों में मोतिया यानी कैटरैक्ट होना, जहनी माजूरी होना और मौत भी वाक़या हो सकती है ग्लैक्टोसीमिया के पेशेंट में। उसके बाद हमारे पास आता है टेराटोजिन। टेराटोजिन से होने वाले नुकाइस। अब टेराटोजिन क्या है, टेराटोजिन हमारे पास जो है ऐसे अवामिल हैं, वो मेडिसिन भी हो सकती है, वो कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है जैसे कि बैक्टीरिया या वायरस से। तो ऐसे अवामिल जो कि बेबी जो बन रहा होता है, जो बेबी का नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, तो वो जो है प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी के नॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर एबनॉर्मलिटी क्रिएट कर दें, एबनॉर्मल उसे कर दें या फिर उसमें कोई नुक्स पैदा कर दें, तो ऐसे कंडीशन को या ऐसे अवामिल को टेराटोजिन कहते हैं। यानी वो कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है या फिर कोई दवायात भी हो सकती हैं। टेराटोजिन की एक एग्जांपल जो है, एक दवा है जिसका नाम है थाइलिडोमाइड। थाइलिडोमाइड जो है 1950 से 1960 के आगाज़ में प्रेगनेंसी के अंदर मतली के इलाज के लिए हज़ारों औरतों ने इस्तेमाल की थी। उस वक्त इस दवा के जो है मुज़र असरात की किसी को इल्म नहीं था, यानी किसी को मालूमात नहीं थी। तो इस दवा का सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करने से बच्चे के अंदर बहुत से नकाइस का जो है ये सबब बनी। यानी कौन से नकाइस थे, उसमें एक नकाइस है जिसका नाम है एमीलिया। एमीलिया के अंदर यानी बाजू या टांग जो है वो नहीं होता, एब्सेंस होता है, यानी उसकी गैर मौजूदगी होती है। और फोकोमीलिया के अंदर टांग या बाजू जो है वो छोटा रह जाता है, हड्डी की नशोनुमा मुकम्मल नहीं होती, आँख कान के नकाइस हो सकते हैं, दिल, पैदाइशी खराबियाँ और उसके अलावा दीगर नकाइस भी शामिल हैं। तो टेराटोजिन का क्या मतलब है कि कोई भी ऐसी दवा या कोई भी ऐसा इन्फेक्शन जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करके जाए या फिर जो बच्चा है उसके नॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर एबनॉर्मलिटी पैदा कर दे, कोई नुक्स पैदा कर दे, उसे टेराटोजिन कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है बेक वक्त कई अवामिल की वजह से होने वाले नकाइस। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जीन की बीमारियां भी हो सकती हैं, जीन के कोई नकाइस हो सकते हैं या माहौल के बाहिमी अमल की वजह से। तो कई अवामिल जो एक साथ इकट्ठे होने की वजह से जो बच्चा है उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी पैदा हो जाए, तो ऐसे नकाइस को जो है कई अवामिल की वजह से होने वाले नकाइस कहते हैं या फिर मल्टी फैक्टोरियल नकाइस कहा जाता है। तो इनके अंदर हमारे पास कटा हुआ होंठ और कटा हुआ तालू, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। कटा हुआ होंठ यानी क्लेफ्ट लिप और कटा हुआ तालू यानी क्लेफ्ट पैलेट। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी हमारे पास 3 इकसाम होती हैं। क्लेफ्ट तालू की गैर मौजूदगी में सिर्फ क्लेफ्ट होंठ का होना, यानी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो एक पेशेंट है उसके अंदर सिर्फ जो है कटा हुआ होंठ मौजूद होगा, कटा हुआ तालू नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, क्लेफ्ट होंठ की गैर मौजूदगी में क्लेफ्ट तालू का होना। इसके अंदर क्या होगा कि होंठ तो कटा हुआ नहीं होगा लेकिन तालू जो है वो कटा हुआ होगा। और तीसरी कंडीशन कैसी हो सकती है कि क्लेफ्ट होंठ और क्लेफ्ट तालू इकट्ठे मौजूद होना। तो ऐसी कंडीशन के अंदर होंठ भी कटा हुआ होगा और तालू भी।
यानी 3 कंडीशन है। एक कंडीशन में सिर्फ हॉन्ट कटा होगा, तालू कटा हुआ नहीं होगा। दूसरी कंडीशन में तालू कटा हुआ हो सकता है, हॉन्ट कटा हुआ नहीं होगा। और तीसरी कंडीशन में दोनों चीज़ें यानी हॉन्ट भी कटा हुआ हो सकता है और तालू जो है वो भी कटा हुआ हो सकता है। अच्छा, ये जो क्लेफ्ट लिप है ये हमारे पास मुंह के एक तरफ भी हो सकता है, जिसे यूनिलेटरल क्लेफ्टिंग कहते हैं, या फिर दोनों साइड से हो सकता है, जिसे बाईलेटरल क्लेफ्ट भी बोला जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है छोटा, टेढ़ा और चिपटा पाँव यानी क्लब फुट। क्लब फुट क्या है हमारे पास? ये भी बुनियादी तौर पर एक मल्टी फैक्टोरियल नुक्स है, यानी इसकी जो वजूहत है वो जीनी भी हो सकती है, यानी कि किसी क्रोमोसोम के अंदर ख़राबी की वजह से भी हो सकती है, या सिर्फ एक जीन के अंदर ख़राबी की वजह से भी हो सकती है। ये माहौल के असरात की वजह से भी हो सकता है। माहौल के असरात की एग्जांपल है कि मिसाल के तौर पे अगर अम्नियोटिक फ्लूइड की इंतहाई कमी हो जाए यानी ओलिगोहाइड्रोमिनोस हो जाए, तो जिसकी वजह से क्या होता है, या फिर यूट्रस की बनावट में ख़राबी हो जाए, तो जिसकी वजह से क्या होगा, बच्चे को हिलने जुलने और नशोनुमा पाने के लिए कम जगह मिलेगी और जो है क्लब फुट जैसी कंडीशन नज़र आएगी। क्लब फुट का क्या मतलब है? ऐसी हालत में जो बच्चे का पाँव है वो अंदर की तरफ मुड़ा होगा या फिर नीचे की तरफ मुड़ा होगा। स्पाइनम बाइफिडा को देखेंगे कि होता क्या है। स्पाइनम बाइफिडा एक बर्थ डिफेक्ट होता है। ये कब होता है? जब जो बेबी है उसकी स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए। और एक्चुअल में होता क्या है, जब मदर कंसीव करती है उस टाइम से लेकर 28 डेज़ तक, और अगर हम वीक्स की बात करें 3 to 4 वीक्स होते हैं, तो उस टाइम जो है एक ट्यूब फॉर्म होती है जिसको हम न्यूरल ट्यूब कहते हैं। लेट सपोज इस तरीके से एक ट्यूब फॉर्म होती है और उस ट्यूब को हम न्यूरल ट्यूब कहते हैं। अब ये जो न्यूरल ट्यूब है ये ही जाकर फर्दर क्या बनाएगी, बेबी का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाती है। लेकिन अगर इस न्यूरल ट्यूब में डिफेक्ट हो जाए, इसके दो पार्ट हैं बेसिकली। एक होता है एंटीरियर पार्ट ऑफ न्यूरल ट्यूब और एक होता है हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट ऑफ न्यूरल ट्यूब। अगर ये डिफेक्ट एंटीरियर पार्ट में आ जाए तो इस कंडीशन में हमें जो है क्या देखने को मिलता है, जो बेबी है उसका जो हेड वाला पार्ट यानी जो वॉल्ट वाला पार्ट है, स्कल का जो वॉल्ट वाला पार्ट है वो मिस होगा। यानी इसके ऐसी कंडीशन को हम एनएन्सेफेली बोलेंगे। यानी स्पाइना बाइफिडा के अंदर न्यूरल ट्यूब के अंदर अगर इंटीरियर पार्ट में डिफेक्ट होता है तो ऐसी कंडीशन में जो बेबी होगा वो एनएन्सेफेली होगा, यानी उसका जो स्कल का पार्ट है जिसको वॉल्ट बोलते हैं वो एब्सेंट होगा। लेकिन अगर ये डिफेक्ट हमारा पोस्टीरियर साइड पर हो यानी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ न्यूरल ट्यूब में अगर ये डिफेक्ट आ जाए तो इसको हम बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा। अब स्पाइना बाइफिडा की मज़ीद हमारे पास टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होती है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, बाइफिडा ओकल्टा, और एक हमारे पास होती है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। ओकल्टा के अंदर होता क्या है हमारे पास, इसके अंदर सिर्फ एक सेपरेशन आ जाती है, यानी जो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है, लेट सपोज ये एक नॉर्मल बात करें तो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है, यानी ये हमारे पास बोन आती हैं, वर्टिब्रास की बोन आ जाती हैं, ये वर्टिब्रास की बोन है। और यहाँ पर हमारे पास अंदर मेनिजीज़ होती हैं। मेनिजीज़ क्या होता है हमारे पास, वो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। ये मेम्ब्रेन्स हैं, ये लेयर्स हैं। और मेनिजीज़ के अंदर हमारे पास होती है स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ पर हमारे पास फ्लूइड होता है, CSF फ्लूइड भी होता है। अब स्पाइना, ये एक नॉर्मल बात आ रही है। अब स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा के अंदर क्या होता है कि लेट सपोज ये हमारे पास जो बोन है, वर्टिब्रल कॉलम है, ये मेनिजीज़ आ गई, अंदर हमारे पास जो है ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड आ गई। तो अब जो स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा के अंदर होता है एक गैप आ जाता है, यानी यहाँ पर जो है बोन जो हैं उनके अंदर गैप आ जाएगा। ये जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम की बोन है इसके अंदर जब गैप आ जाता है तो सम टाइम कोई डायग्नोज भी नहीं कर पाता है कि इसको स्पाइना बाइफिडा भी है, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई सिस्ट नहीं बनी हुई होती, सिर्फ यहाँ गैप आ जाता है और यहाँ मतलब हेयर्स होते हैं, और इसको कोई इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। ये बहुत रेयर टाइप होती है ओकल्टा की। अब जो हमारे पास स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका है इसके अंदर मज़ीद हमारे पास दो टाइप आ जाती हैं, क्योंकि इसमें सिस्ट फॉर्म होती है। एक हमारे पास जो स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका के अंदर जो हमारे पास आ जाती है, एक होती है मेनिंजोसील और दूसरी टाइप होती है मेनिंजोमायोसिल।
सील, समटाइम मायोमेनिंजोसील भी बोलते हैं। अब इसके अंदर मेनिंजोसील के अंदर क्या होता है, सेम वही बात है, मेनिंजोसील मेनिजीज से शो हो रहा है कि इसके अंदर जो है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड जो है, ये हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है, ये मेनिजीज है, तो ये एक इस तरह से सिस्ट बन जाती है और उस सिस्ट के अंदर मेनिजीज का कोई पार्ट आके शामिल हो जाता है और समटाइम CSF फ्लूइड जो है वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। यानी ये जो सिस्ट है ये हमें बाहर से नज़र आएगी इसके अंदर, लेकिन हमारी स्पाइनल कॉर्ड का कोई पार्ट नहीं होगा, तो इसको हम बोलेंगे मेनिंजोसील। और एक हमारे पास होती है मेनिंजोमायोसील। मेनिंजोमायोसील के अंदर क्या होता है, ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, ये हमारे इसके अंदर क्या होता है, इसी तरीके से एक सिस्ट फॉर्म होती है और उस सिस्ट के अंदर हमारे पास मेनिजीज का पार्ट भी आ जाता है, हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट भी बीच में इंक्लूड होता है, CSF भी होते हैं और नर्व्स भी बीच में इंक्लूड होती हैं, तो ये इसको बोलते हैं मेनिंजोमायोसील। अब ये वाली जो टाइप है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास नर्व भी इंक्लूड होगी, हमारे पास इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड भी इंक्लूड होगी, तो जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। ये ज़्यादा ख़तरनाक टाइप है और ये हमारे पास स्पाइना बाइफिडा की टाइप्स हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या है, ये भी जीन की नुक्स की वजह से होता है। इस कैफियत में होता है क्या है कि जो मैदे का निचला हिस्सा है, यानी जो मैदे का निचला हिस्सा जिसे पाइलोरिस कहते हैं, पाइलोरिस पार्ट जो मैदे का है वो तंग हो जाता है। स्टेनोसिस का मतलब होता है तंग हो जाना और पाइलोरिक जो है वो हमारे मैदे के निचले हिस्से का नाम है। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर होता है क्या है, मैदे का जो निचला हिस्सा है वो तंग हो जाता है, उस हिस्से से खाना और मैदे की जो रतूबतें हैं वो गुजर कर आंतों तक जाती हैं। अच्छा, पाइलोरिक स्टेनोसिस वाले जो पेशेंट हैं उनके अंदर होता है क्या है, 6 हफ्तों की उम्र में उल्टी का जो मवाद है वो इतनी कुव्वत से खारिज होगा, यानी ऐसी वोमिटिंग होगी, इन्हें एक फोर्सफुली वोमिटिंग होगी, एक कुव्वत के साथ इनका जो मवाद है वो बाहर खारिज होगा। ऐसी वोमिटिंग को प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग कहते हैं। अच्छा, ये उल्टियाँ जो हैं वो 6 हफ्ते से पहले भी हो सकती हैं। उसके बाद हमारे पास फैलेट की टेट्रालॉजी यानी टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट है। ये जो है हमारे पास दिल का नुक्स है और इसके अंदर जो है 4 नुकाइस जो है वो गड्ढे मौजूद होते हैं। उन 4 नुकाइस के अंदर क्या क्या हो सकता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस हो सकता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल नुक्स हो सकता है, ओवर राइडिंग एओर्टा हो सकती है, दाएं वेंट्रिकल का बढ़ जाना। तो हम सबको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो पहला नुक्स हमारे पास जो है वो आता है पल्मोनरी स्टेनोसिस का। पल्मोनरी स्टेनोसिस के अंदर क्या होता है हमारे पास, लेट्स सपोज ये एक हार्ट की डायग्राम है, ये हमारे पास राइट आर्ट्रियम है, ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल है, ये हमारे पास लेफ्ट आर्ट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो होता है क्या है, जो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा यानी विदाउट ऑक्सीजन वाला, जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती है, वो सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से दिल के राइट आर्ट्रियम में आता है और फिर वहाँ से वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से एक आर्टरी निकलती है जिसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी और यहाँ एक वॉल्व बना हुआ होता है जिसका नाम है पल्मोनिक वॉल्व। तो अब ये जो नुक्स होता है वो पल्मोनिक वॉल्व के अंदर होता है। इस कंडीशन में होता है क्या है कि वो जो पल्मोनरी वॉल्व है, पल्मोनरी वॉल्व तंग हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो दायां वेंट्रिकल है यानी राइट वेंट्रिकल है उससे जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें खून का बहाव कम हो जाएगा। यानी पल्मोनरी स्टेनोसिस के अंदर होगा क्या कि जो पल्मोनरी आर्टरी जा रही है इसका जो वॉल्व होता है यहाँ पे वो तंग हो जाता है, जिसके नतीजे में राइट वेंट्रिकल से जो खून का बहाव है वो रुक जाता है। ये हमारे पास पहली कंडीशन आती है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के अंदर। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या आएगी, दूसरी कंडीशन है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। लेट्स सपोज ये हमारे पास हार्ट की एक दूसरी डायग्राम है, ये हमारे पास राइट आर्ट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो अब होगा क्या कि ये हमारे पास सेप्टल डिफेक्ट है, यानी ये जो दोनों वेंट्रिकल हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में ये एरिया जो है वो सेप्टम कहलाता है। तो इसके दरमियान में एक होल होगा, एक सुराख होगा। यानी दूसरी जो कंडीशन है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर, ये जो वेंट्रिकल है इनमें जो सेप्टम है इसके अंदर होल होगा, एक सुराख होगा। उसके बाद जो है हमारे पास तीसरी कंडीशन आती है। अच्छा, फिर हमारे पास तीसरी कंडीशन आती है ओवर राइडिंग एओर्टा। ओवर राइडिंग एओर्टा क्या, लेट्स सपोज एक और हार्ट की डायग्राम है, ये हमारे पास राइट आर्ट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो इसके अंदर ओवर राइडिंग एओर्टा के अंदर क्या होगा कि एओर्टा का जो वॉल्व है वो बड़ा हो जाता है। ये एओर्टा का वॉल्व हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में होना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल दोनों के अंदर मौजूद है।
यानी एओर्टा का वॉल्व इसमें बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से लगता ये है कि ये दाएं और बाएं दोनों वेंट्रिकल से निकल रहा है, जबकि नॉर्मल ये दिल के सिर्फ बाएं वेंट्रिकल से निकलना चाहिए। ये हमारे पास तीसरा डिफेक्ट है जिसको कहते हैं ओवर राइडिंग एओर्टा। अच्छा, हमारे पास चौथा डिफेक्ट जो है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है हमारे पास राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, यानी जो ये लेट्स सपोज एक हार्ट की डायग्राम है, राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये जो राइट वेंट्रिकल है इसके अंदर जो हमारे पास ये इसके जो मसल्स हैं, इसकी जो दीवारें हैं, उसके अजलात जो है वो मोटे हो जाते हैं इस कंडीशन में। यानी जो दाएं वेंट्रिकल की दीवारों के अजलात हैं वो मोटे हो जाते हैं, जिसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, या राइट वेंट्रिकल का बढ़ जाना, राइट वेंट्रिकल का बढ़ जाना। उसके बाद हमारे पास खुला हुआ डक्टस आर्ट्रियोसिस होता है, यानी पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस। तो इस यूनिट के अंदर हमने जो है तमाम पैदाइशी नुकाइस जो बच्चों में है उनको डिस्कस किया। यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो जाते हैं।